क्या उत्तराखंड पुलिस सिंघम के डीजीपी की तरह सो रही है और आरोपी कांड पर कांड करते जा रहे हैं? आखिर क्यों मुख्यमंत्री तक को पुलिस को कार्यशैली सुधारने और आम आदमी को न सताने की हिदायत देनी पड़ रही है? क्या जानबूझकर उत्तराखंड को सामुदायिक हिंसाओं की लेबोरेटरी बनाया जा रहा है? आखिर कौन है ये लोग जो झुंड में आकर किसी के भी घर में घुसने की हिम्मत रखते हैं? और कौन है जो इन गुंडों को इतनी हिम्मत देते हैं? क्या उत्तराखंड में कानून का डर समाप्त हो चुका है? क्या उत्तराखंड में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में हम समझते हैं कि आखिर कैसे उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था हमें जंगल राज के रास्ते पर धकेल रही है। जिस तरह एक समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जंगल राज या गुंडा राज पूरे देश में फेमस था, ठीक उसी तरह आज उत्तराखंड के लिए भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड जंगल राज की राह पर जाने लगा है। इतनी गंभीर बात हवा में तो नहीं कही जा रही होगी। तो सबसे पहले समझते हैं जंगल राज या गुंडा राज होता क्या है और इसकी शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं। जंगल राज, गुंडा राज या माफिया राज एक तरह से कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के फेल होने की स्थिति है। इस स्थिति में कुछ लोग संगठित होते हैं और कानून की परवाह किए बगैर अपनी मनमानी करते हैं। ये लोग धर्म, जाति, इलाके या कभी-कभी अपराध जैसी गतिविधियों के आधार पर संगठित हो सकते हैं। यही बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले दशकों में हुआ। यहाँ जातियों के संगठन बने या बालू, कोयला या भूमाफियाओं के संगठन बने और अलाना फलाना सेना नाम से सिस्टम पर दबाव बनाने लगे। अब अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ अभी तक जाति और क्षेत्र वाले विभाजनकारी संगठन सामने नहीं आए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ लगातार ऐसे संगठन बनते जा रहे हैं जो कानून की परवाह किए बिना खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से राज्य में जिस तरह का बोलबाला ऐसे संगठनों का चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि राज्य में एक पैरेलल पुलिसिंग चल रही है, जिसमें पुलिस और जज सब कुछ यही लोग हैं। पहले जो दल मॉरल पुलिसिंग के नाम पर युवा लड़के लड़कियों को तंग करते थे, अब हर उस व्यक्ति पर आक्रामक दिखते हैं जो उनसे सहमत नहीं है। इसका सटीक उदाहरण कोटद्वार वाली घटना है। ये यकीन करना मुश्किल है कि कोटद्वार में एक फारसी शब्द तनाव की वजह बना था। यह हमें समझना होगा कि क्या कोटद्वार जैसी घटनाएं एक ही रात में प्लान की जाती हैं या इस सब की भूमिका पहले से ही तय रहती है। आखिर भीड़ की हिम्मत कैसे इतनी बढ़ जाती है कि भीड़ देहरादून और ऋषिकेश से कोटद्वार आकर युद्ध करने को तैयार हो जाती है। इसे थोड़ा समझिए, क्योंकि ये सब एक रात में प्लान नहीं होता और नहीं महीने दो महीने में। इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के साफ कारण है या कानून का डर खत्म हो गया है या फिर कानून का संरक्षण मिला हुआ है। हम आपको कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं कि इन दंगाइयों की हिम्मत कहां से आती है। कुछ महीनों पहले रामनगर में गौमांस भरे होने के शक के आधार पर गाड़ी पकड़ी जाती है। मारपीट के बाद मामला कोतवाली पहुंचता है और वहां भी तोड़फोड़ होती है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है। एक तरफ हाईकोर्ट पुलिस को लताड़ लगाता है, दूसरी तरफ मुख्य आरोपी के जेल में रहते भाजपा के सांसद उसके घर जाते हैं। इस मामले में कुछ महीनों में आरोपी जमानत पर बाहर भी आ जाता है। दूसरी घटना में नैनीताल में एक नाबालिग के बलात्कार के बाद शहर दंगे की स्थिति में आ जाता है। शहर को दंगे में झुलसाने की तमन्ना रखने वालों के हौसले इतने बुलंद रहते हैं कि वो थाने के भीतर से पुलिस को घसीट लाते हैं। घटना का वीडियो बनता है, लेकिन एफआईआर अज्ञात के नाम पर होती है। इसी तरह हल्द्वानी में एक भाजपा पार्षद पर मारपीट का आरोप लगता है और पुलिस कार्रवाई करती है। वहां के भाजपा विधायक सड़क पर बैठ जाते हैं और पुलिस मामला रफा दफा कर देती है। उस नेता के हौसले देखिए, थोड़े दिन के बाद वो एक युवा को गोली से उड़ा देता है। नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट सभी आरोपियों को बरी कर पुलिस की कार्रवाई को झूठा बताता है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होती है। जिला पंचायत के चुनाव में सरेआम किडनैपिंग होती है। पुलिस के सामने किडनैपिंग जैसी घटना होती है, पर पुलिस हाईकोर्ट में सीना ठोक कर कहती है कि कोई किडनैपिंग नहीं हुई। चुनाव के दौरान गुंडागर्दी कितनी बड़ी, उसे इससे समझिए कि पिछले साल उत्तराखंड में हुए पंचायत और छात्र संघ चुनाव दोनों में गोली चली है। पुलिस के सामने कानून हाथ में लिया जा रहा है, पर पुलिस सिंघम के डीजीपी की तरह सोती नजर आती है। पुलिस की इन हरकतों की वजह से पुलिस का डर और सम्मान दोनों खत्म हो गया है। और कुछ घटनाओं से इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। स्क्रीन पर आप जिस लड़के को देख रहे हैं, इनका नाम केशव थलवाल है। केशव ने उत्तराखंड पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले कई महीनों से केशव थलवाल उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के वीडियो उनके सामने बनाते हुए आरोप लगाते हैं, जबकि पुलिसकर्मी सिवा केशव को इग्नोर करने के कुछ नहीं करते। आप इसे केशव थलवाल के फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं। यह एक बात गौर करने वाली है कि जिस तरह से इन दिनों राज्य में हर इंसान जो पुलिसिया दमन से पीड़ित होने का दावा करता है, वो केशव थलवाल के पास जाता नजर आता है। मतलब उसका सिस्टम से भरोसा उठ चुका है।
हम केशव के या उसकी वॉल पर लगे अन्य किसी व्यक्ति के आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल महज केशव थलवाल के वीडियो में नहीं है। हल्द्वानी में किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का मामला हो या देहरादून में दिन दहाड़े बाजार में युवती की हत्या का मामला, हर जगह उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। एक बार के लिए ये कहा जा सकता है कि पुलिस पर यह महज आरोप हैं और विपक्ष सरकार की छवि खराब करने के लिए इस तरह के आरोप गढ़ता है। पर क्या आप हमारी पुलिस के बारे में उत्तराखंड हाईकोर्ट के विचार जानते हैं? आइए इसे भी थोड़ा जानते हैं। पिछले साल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस के एक एसएसपी से एक मामले में सवाल पूछा था। क्या वो जानबूझकर क्रिमिनल का बचाव कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, हम अंधे हैं? अब आपको भी लग रहा होगा, जिस एसएसपी से हाईकोर्ट इतने कड़े सवाल पूछ रहा होगा, उसे तो पक्का सरकार ने किसी तरह की सजा दी होगी। तो इसका जवाब हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल ये जानिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता या न्यायपालिका को पुलिस की जांच प्रणाली पर भरोसा नहीं है। अगर पिछले 2-1 महीने की घटनाओं को देखेंगे, तो जिस तरह से राज्य में एसआईटी के गठन हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि उत्तराखंड पुलिस को खुद ही अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस की ये कमजोर छवि सरकार के अपने करीबियों ने ज्यादा की है। जैसे आपको उर्मिला और सुरेश राठौर प्रकरण याद होगा। वहां राज्य पुलिस दावा करती रही कि वो उर्मिला को यहां वहां ढूंढ रही है, जबकि उर्मिला को खोज निकाला एक ऐसे बाबा जी ने जिन पर अक्सर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप लगे हैं। नकल प्रकरण का मामला हो या वित्तीय घोटालों का मामला, उत्तराखंड पुलिस पर जनता ने विश्वास नहीं किया। इसी वजह से दोनों मामले सीबीआई को सौंपे गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में भी जिस तरह सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, उसके बाद अब उत्तराखंड पुलिस खुद ही जांच के घेरे में है। वैसे अगर आप पिछले कुछ समय की घटनाओं को देखेंगे, तो उत्तराखंड में हर घटना पर सांप्रदायिक रंग भरने की कोशिश होती है। योजनाबद्ध तरीके से मीडिया हो या सोशल मीडिया, सब कम्युनल एंगल खोज ही लेते हैं। वीडियो में हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक एसएसपी से कड़े सवाल पूछे थे। न्यायालय के सवालों के सामने हकलाने वाले एसएसपी साहब के बारे में सभी को लग रहा था कि अब तो सरकार उन्हें जरूर किसी न किसी तरह की सजा देगी, लेकिन एसएसपी साहब को हमारी सरकार ने प्रमोशन देकर नवाजा है। इसी तरह जब पिछली बार श्रीनगर का माहौल खराब करने की कोशिश हुई, तो वहां के एसएसपी ने हुड़दंगियों को ऐसा खदेड़ा कि एक हफ्ते बाद एसएसपी खुद श्रीनगर नहीं टिक सके। यानी बहादुर एसएसपी को इनाम में मिला तबादला। मामला अब सांप्रदायिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है। अपराध की संख्या में वृद्धि के साथ साथ क्रूरता भी खूब बढ़ी है। पिछले 7 दिनों में राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में 3 निर्मम हत्याएं हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक निर्मम हत्याओं के केस दर्ज हुए हैं। इसी हफ्ते उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष ने पुलिस की संवेदनहीनता पर नाराजगी जताई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुलिस को कार्यशैली सुधारने की सलाह देते हुए कहा है कि आम आदमी को सताया न जाए। मुख्यमंत्री चाहे जितनी अपील करते रहें और छवि खराब करने का दोष अधिकारियों पर डाल दें, लेकिन लखपत भंडारी जैसे अपनी पार्टी के पदाधिकारी के बयानों पर तो रोक उन्हें ही लगानी होगी, क्योंकि उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो इन दिनों तकिया कलाम ही बना लिया है, ये तो एआई है, एआई। अंत में हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि इस शांत प्रदेश को दंगा प्रदेश न बनने दें। अपने भाइयों बच्चों को समझाएं। इन दंगों के नेता खुद तो बच जाते हैं और पीछे खड़ी भीड़ शिकार होती है। पिछले 20-25 सालों के बहुत से मामलों में ऐसा पैटर्न देखा गया है कि नेताओं ने दूसरे पक्ष पर आरोप गढ़ने के लिए अपने ही चमचों को मारा है या घायल किया है। वनबुलपुरा दंगे में तो एक पुलिस वाले ने अपने ही कम्युनिटी के एक आदमी को मारकर पटरी पर फेंका था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां दंगों के बाद सिर्फ पछतावा हाथ लगा है। सही मुद्दों के लिए इकट्ठा हों, ऐसे लोगों और अधिकारियों का सम्मान करें और उन्हें सहारा दें जो शांति के पहरेदार हैं।